बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आज हम पढ़ेंगे बेटा लिपिड्स। इसका कुछ हिस्सा कल हमने डिस्कस किया है, आज इसकी फर्दर जो डिटेल्स हैं वो पढ़ेंगे। लिपिड्स के बारे में हमने ये कहा था कि ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स हैं जिसमें हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा और ऑक्सीजन बहुत कम है। हाइड्रोजन की ज़्यादती की वजह से ये एनर्जी का रिचेस्ट सोर्स है। अलबत्ता सारे लिपिड्स एक जैसे नहीं हैं, इसमें शामिल जितने इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स हैं उनमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं, इसलिए इसको होमोजीनस नहीं कहा गया, हेटेरोजीनस ग्रुप कहा गया। अब इसके मशहूर अक़साम को हम डिस्कस करने वाले हैं। इनमें असाइल ग्लाइसरोल को पहले डिस्कस किया था, तो उसी को थोड़ा सा आज फिर बता के फिर आगे बताएंगे। असाइल ग्लाइसरोल वो लिपिड्स हैं जो सबसे कॉमन हैं और इनमें एक ग्लाइसरोल का मॉलिक्यूल होता है और वो ग्लाइसरोल 3 फैटी एसिड्स के साथ जब इस तरह से कंबाइन होता है बाय फॉर्मिंग ईस्टर बॉन्ड, तब इनको लिपिड्स कहा जाता है, या ट्राई असाइल ग्लाइसरोल्स भी कहते हैं, न्यूट्रल लिपिड्स भी कहते हैं। अच्छा, इनमें से ये जो हमारा आज का मौजू होगा ये आर के ऊपर होगा। आर को हमने कहा कि इट इज़ अ चेन ऑफ कार्बन्स। ये कार्बन्स की चेन है और इसमें कितने कार्बन होने चाहिए थे? 2 से लेकर 30 तक। ये बहुत ज़रूरी नुक्ता है कि 2 कम से कम कार्बन होने चाहिए। ये फैटी एसिड वाले साइड पे है और ज़्यादा से ज़्यादा 30 होंगे और इवन नंबर में होंगे, ये इवन नंबर में। अच्छा, यहाँ एक नुक्ता बहुत ज़रूरी है जो पहले हम समझ लें। जितने इस आर की जगह चेन ऑफ कार्बन लंबी होती जाएगी, इनकी जो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब है ये जितना लंबी चेन होगी इतना देर से मेल्ट करेंगे, इनका टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होगा। इसी तरह इनके जो सॉल्युबिलिटी है वो भी बढ़ती जाएगी। हालांकि आप जहन में रखें कि ये वाले मॉलिक्यूल्स पानी में सॉल्युबल नहीं हैं, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हल हो रहे हैं, अल्कोहल्स, एसीटोन्स, ईथर्स वगैरह, तो उनमें सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी इनकी। अच्छा, अब दूसरी बात, इसकी कोई मिसालें हैं हमारे पास। जो 2 कार्बन का है वो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड जिसमें 4 हों उसको ब्यूटायरिक एसिड कहते हैं, ब्यूटायरिक एसिड। और इसी तरह यहाँ पर तो ये 6 वाले को ये कहेंगे, कार्बन की तादाद के लिहाज से नाम नहीं है, ज़हन में रखेंगे ना, कार्बन की तादाद के लिहाज से नाम नहीं है, अलबत्ता इनके जनरल नाम है। मसलन एक बहुत जो मशहूर हैं, इसमें 16 कार्बन का है पामेटिक एसिड, इसी तरह 18 कार्बन वाला है स्टीयरिक एसिड, इसी तरह 20 कार्बन वाला है ओलेइक एसिड। ये इनकी मिसालें हैं। अच्छा, अब अगला सवाल पैदा होता है, ये जो कार्बन की चेन है जिसमें कार्बन की तादाद 2 हो सकती है, 4, 16, 18 जो भी हो, लेकिन एक नुक्ता और बता के मैं आगे बढ़ूंगा। जितने कार्बन की तादाद बढ़ेगी उसी रेशियो से हाइड्रोजन की तादाद भी बढ़ेगी। ये कॉमन सेंस है ना। मसलन 2 कार्बन है तो इसमें मैक्सिमम कितने हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं? इस तरफ तो ये वाला ग्रुप आ गया, यहाँ पर मैक्सिमम 5 कार्बन अटैच हो सकते हैं। इसी तरह अगर किसी में कार्बन 20 है तो 40 और 41 यहाँ पर हाइड्रोजन होंगे। तो ये नुक्ता भी याद रखें, इस कार्बन की चेन की लेंथ जितनी बढ़ेगी उतने हाइड्रोजन की तादाद भी बढ़ती जाएगी, जबकि ऑक्सीजन वही कांस्टेंट है। कितने हैं ऑक्सीजन? 6 ऑक्सीजन है और उसके साथ चेन ऑफ कार्बन बढ़ने के साथ साथ हाइड्रोजन की तादाद भी बढ़ेगी। हाइड्रोजन की तादाद बढ़ने से क्या होगा? एनर्जी की जो स्टोरेज उनके अंदर है वो ज़्यादा हो जाएगी। They will give more energy on hydrolysis and breakdown, या मेटाबॉलिज्म जब उनकी होगी तो बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। इसके बाद अब एक और बात है, क्या ये जो चेन ऑफ कार्बन है आर की जगह, इस चेन ऑफ कार्बन में हाइड्रोजन के अलावा भी कोई चीज़ है? तो नो। इन असाइल ग्लाइसरोल्स नो।
असाइल ग्लाइसरोल में कार्बन की इस चेन के साथ सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन होगा, और अगर और ग्रुप आ गए तो फिर वो असाइल ग्लाइसरोल नहीं रहेंगे। अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे क्या बनेंगे फिर वो। तो ये नुक्ता भी याद रखेंगे ना कि आर की जगह जो चेन ऑफ कार्बन होगी उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा सिवाय हाइड्रोजन के, और हाइड्रोजन फंक्शनल ग्रुप नहीं है क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं होता। मैंने पहले कहा ना, कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन होगा तो वो रिएक्टिव नहीं होगा, इसलिए इसको फंक्शनल ग्रुप नहीं कह सकते। तो ये भी नुक्ता याद रखना है। इसके बाद अब अगला जो कल हमने सरसरी तौर पर डिस्कस किया था, अगर कार्बन की चेन में नो डबल बॉन्ड, एक भी डबल बॉन्ड ना हो तो फिर क्या कहलाएंगे, फिर इनकी और खूबियां होंगी। एक भी डबल बॉन्ड नहीं हो तो इनको क्या कहेंगे हम, सैचुरेटेड लिपिड्स कहेंगे। सैचुरेटेड का मतलब क्या है, हाइड्रोजन के साथ कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन लगने की गुंजाइश थी वो सारे हाइड्रोजन लग चुके हैं, लिहाजा ये सैचुरेटेड है। इनकी पहचान क्या थी, ये कहां पाए जाते हैं, सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, एंड दीज आर कॉल्ड द फैट्स, इन्हीं को फैट्स कहा जाता है। लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, फैट का मतलब सिर्फ चर्बी नहीं है, फैट से मुराद चर्बी भी है, घी भी है। अब घी की जितनी अक़साम है, बटर कहें या कोई और कहें। अच्छा, इसमें एक और नुक्ता ऐड कर लें, आपने एक मटेरियल इस्तेमाल किया होगा जिसको मार्जरीन कहते हैं, ब्लू बैंड मार्जरीन बाजार में मिलता है ना, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। वो भी इसी तरह का है लेकिन वो आर्टिफिशियल है, उसमें विटामिन शामिल नहीं है। नेचुरल जितने भी ये फैट्स या घी वगैरह होता है या बटर होता है, उसमें विटामिन भी शामिल होते हैं और ये ऑलरेडी एग्जिस्टेड हैं। तो यहाँ कहना ये चाह रहा था असल में, अगर कार्बन इस तरह से हों और इनके साथ हाइड्रोजन लगे हों तो ये सॉलिड होंगे। हाइड्रोजन रिमूव करके आर्टिफिशियल तरीके से आप इनमें डबल बॉन्ड ऐड करके इनको ऑयल में तब्दील कर सकते हैं, इसको कहते हैं डिहाइड्रोजनेशन। और अगर ये ऑलरेडी को डबल बॉन्ड वाला है तो उसमें हाइड्रोजन ऐड करके हाइड्रोजनेशन करा के आप इनको ऑयल से फैट्स में तब्दील कर सकते हैं। तो ये इंटरचेंजेबल है ये। और ये लिपिड्स हमें कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। तो एनिमल से मिलने वाले सारे लिपिड्स को हम क्या कहेंगे, असाइल ग्लाइसरोल भी कहेंगे सबसे पहले। उसके बाद इनको क्या कहेंगे, सैचुरेटेड लिपिड्स कहेंगे। इनकी पहचान क्या है, ये सॉलिड एट रूम टेम्परेचर है, और इनको जनरली क्या कहा जाता है, फैट्स। ठीक हो गया। अब इसका उलट है, अगर 1 से लेकर 6 तक डबल बॉन्ड होंगे, if some double bonds in the chain of carbon, then these are called unsaturated lipids। और unsaturated lipids की पहचान क्या है, these are liquids at room temperature and these are usually called oils and these are obtained from plants। इनको प्लांट से हासिल किया जा सकता है with few exceptions, वरना ये प्लांट से ही तेल हासिल होता है। इसीलिए जितने भी एडिबल ऑयल्स हैं उन सब के नाम प्लांट्स के हिसाब से रखे गए, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये देखो ना, ये सारे जितने भी गिनेंगे उनके साथ प्लांट का नाम होगा जिससे हासिल होगी। तो ये था जी असाइल ग्लाइसरोल्स का जिक्र, और इनकी प्रॉपर्टीज भी हमने आपसे शेयर की। अब इसी असाइल ग्लाइसरोल की एक और शक्ल को कहा जाता है वेक्सेस। तो उसकी तरफ आते हैं, वेक्सेस। वेक्सेस भी ट्राइअसाइल ग्लाइसरोल है। फिर मैं बोलने जाऊंगा, इसलिए पहले बताता हूँ वेक्स हमें कहां से मिलेगा। सबसे पहले पौधों के पत्तों के ऊपर साइड पर होंगे ये, वहां पर इनको क्यूटिकल या क्यूटीन कहते हैं। इसी तरह जानवरों के ऊपर भी होंगे, परिंदों में होंगे। मसलन आपने बहुत सारे देखा, बतख तो देखा ही देखा होगा। कभी गौर किया, बतख पानी में डुबकी लगा के बाहर आती है तो खुश क्यों होती है, जबकि कोई और परिंदा डूब जाए, मुर्गी तो वो गीली होकर उड़ने के काबिल नहीं रहती है या दरबदर हो जाती है, बतख को तो टस से मस नहीं। तो वजह यह है कि बतख के फीदर्स के ऊपर यही वैक्स लगा होता है। वैक्स की पतली लेयर है, ये वाटर प्रूफ है, इसीलिए वो गीले नहीं होते। तो बहुत सारे जो खास तौर पर एक्वेटिक बर्ड्स, उनके फीदर्स आर कवर्ड बाय क्यूटिकल। इवन शीप में ऊन होती है,
अगर थोड़ा सा खोल के हाथ लगाएंगे तो आपको चिपचिपाहट महसूस होगी, ये भी वैक्स है। इसी तरह पैराफिन, ये मोमबत्ती जिस मटेरियल से बनती है ये आर्टिफिशियल है, पैराफिन ये भी वैक्स है। तो हमें वैक्स से सबसे ज़्यादा जो वास्ता पड़ता है वो पैराफिन की शक्ल में है, ये मोमबत्ती की शक्ल में है। तो ये वैक्स है। वैक्स में क्या खास बात है, यही सब कुछ है, ट्राइएसाइल ग्लाइसरोल है, लेकिन यहाँ पर R इज इक्वल टू चेन ऑफ कार्बन, ये भी है, कार्बन की चेन है ये, लेकिन कितने 25 से लेकर 30 तक कार्बन होंगे, सॉरी 35 तक। तो आम तेल और चर्बी में कितने कार्बन थे? 2 से 30 तक। यहाँ कितने हैं? 25 से 30। तो किस में चेन लंबी है? वैक्स में। दूसरा आपने पॉइंट खुद नोट किया होगा कि ये ऑड नंबर में पाए जाते हैं, वहां कैसे थे ये? इवन नंबर में। ये दो बड़े फर्क आ गए। तीसरा फर्क क्या है कि इनके कार्बन की चेन के साथ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। वहां पर क्या था? वहां पर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन था। यहां पर OH हो सकता है, चेन की शक्ल में CH3 हो सकता है, या कोई और फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। इसकी वजह से ये ना तो घी की तरह है ना तेल की तरह है, उनसे जरा सी मुख्तलिफ लेकिन मिलती जुलती एक शेप बनती है। ये है जी वैक्सेस। ठीक हो गया। वाटर प्रूफिंग के बहुत ज्यादा काम आते हैं वैक्सेस, और एनर्जी का जरिया भी है। लेकिन ये मैं कहते हुए डर जाता हूँ कहीं कल कोई आप मोमबत्ती चबाने लग गए तो, है ना, एनर्जी का जरिया है कि तो मोमबत्ती वो पैराफिन है, वो आर्टिफिशियल है, आप खाने के लिए कभी यूज ना करें। चर्बियाँ अलबत्ता खाई जा सकती हैं, लेकिन आज के दौर में चर्बी से डराया जा रहा है। चर्बियाँ मत खाओ, घी मत खाओ, वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो उसकी वजह है हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो चुका है। मैं अपनी बात करूं तो मैं 10 साल तक स्कूल जाता रहा, आप भी गए हैं, ये कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन 10 साल तक मैं डेली 5 किलोमीटर पैदल चलता था, पैदल आना जाना, चढ़ाई उतराई। तो ये सिर्फ मेरा मसला नहीं था, मेरे साथ जितने हैं वो सारे इसी तरह। गाड़ी का तो रिवाज ही नहीं था, तो सारे पैदल चलते थे, तो हम उसको कंज्यूम करते रहते थे। तो हमने डायरेक्ट चर्बी खाई है बहुत सारे। लेकिन आज तंदूर से रोटी लेने के लिए भी बाइक पे जाओ या गाड़ी में जाओ, तो हमने चलना फिरना छोड़ दिया। फिजिकल एक्सरसाइज का हमारे पास टाइम नहीं, और घर में बैठ के टीवी देखते हुए भी उठ के बटन बंद करने की भी जहमत नहीं है, रिमोट से हम ये काम चला। तो लाइफ हैज बिकम इनएक्टिव। इसलिए ये चर्बियां हम कंज्यूम नहीं कर पाते, ये स्टोर हो जाती है, तो फिर ये खून की नालियों में अंदर जमना शुरू हो जाती है। इसलिए इनसे डराया जाता है अभी, वरना पहले जमाने में ये मसला था ही नहीं। अच्छा, अब इसी के साथ एक और है फास्फोलिपिड्स। वैक्सेस का मसला हल हो गया। फास्फोलिपिड्स क्या है? यही असाइल ग्लाइसरोल ही की तरह है, लेकिन इसमें 2 फैटी एसिड हैं, तीसरा फैटी एसिड नहीं है, वहां फॉस्फेट ग्रुप है। फॉस्फेट ग्रुप क्या है ये भी जरा अच्छी तरह से ध्यान रखें। अगर P लिखा हो कहीं तो हम क्या समझें? फास्फोरस एलिमेंट। अगर P के साथ कोई दायरा लगा हो तो इसको फॉस्फेट ग्रुप कहते हैं। ये दायरा दरअसल क्या दिखाता है? फास्फोरस की वैलेंसी याद करने को कहा था, 5-6। इसकी 2 वैलेंसियां ऑक्सीजन से फिल्ड है, 3 वैलेंसियां OH से फिल्ड है। इसको फास्फेटाइडिक एसिड भी कहते हैं, लेकिन सबसे आसान नाम है फॉस्फेट ग्रुप। ये फॉस्फेट ग्रुप तीसरी जगह अटैच होता है। तो अगर 2 फैटी एसिड अटैच हो एक ग्लाइसरोल के साथ, और तीसरी जगह पर क्या अटैच हो जाए? फॉस्फेट ग्रुप। यही ईस्टर बॉन्ड को ये भी बनाता है, फॉस्फेट ग्रुप भी। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये फॉस्फेट था और ये डबल बॉन्ड O इधर आ गया, फर्ज कर लें, OH आ गया, ये OH आ गया। अब इसको क्या कहेंगे? फॉस्फोलिपिड कहेंगे। फॉस्फोलिपिड ये वही फॉस्फोलिपिड है जो सेल मेम्ब्रेन में है। तो वहां की एक बात फिर याद आई तो आपको बता, सेल मेम्ब्रेन में जब हमने लिपिड्स के मॉलिक्यूल को शेप देने की कोशिश की तो ऐसे दिखाया था, दिखाया था ना। इसको हम क्या बता रहे थे? हाइड्रोफोबिक
फिलिक। ये कौन सा था? हाइड्रोफोबिक। ये एक टांग नहीं है, दरअसल 3 टांगे हैं इसकी। एक टांग ये है, दूसरी टांग ये है, ये दोनों है फैटी एसिड्स, और तीसरी टांग बहुत मुख्तसर सी है, वो है फॉस्फेट ग्रुप। ये फॉस्फेट ग्रुप तो बहुत छोटा है ना, तो इधर चेन ऑफ कार्बन है, नहीं समझे? देखें दोबारा समझ, ये ग्लाइसरॉल है, इसके साथ 2 फैटी एसिड जुड़े हैं। फैटी एसिड में तो आर है ना बदस्तूर, आर का मतलब क्या है? चेन ऑफ कार्बन। ये तो 2 से लेकर 30 तक लंबी कार्बन की चेन हो सकती है, लेकिन तीसरा ग्रुप फैटी एसिड नहीं है, फास्फोरिक एसिड है, और फास्फोरिक एसिड बहुत मुख्तसर सा है, इतना सा बस। इसलिए इसकी ये जो 2 टांगे दिखाई जा रही है, ये 2 फैटी एसिड्स हैं, और तीसरी जो छोटी टांग दिखाई जा रही है, ये फास्फेट ग्रुप है। तो इस फास्फेट ग्रुप के यहाँ ऐड होने की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? फास्फोलिपिड। तो अभी तक हमने जो लिपिड्स पढ़े उनमें एक तसलसल था, एक लिंक था। क्या लिंक था? 3 फैटी एसिड हैं चेन में, चेन ऑफ कार्बन में 2 से 30 तक कार्बन है, तो उसको हमने असाइल ग्लाइसरॉल कहा। अगर 25 से 35 है तो उनको वेक्स कहा। अब यहाँ पर एक चेंज आ गया कि तीसरा फैटी एसिड नहीं है बल्कि फास्फोरिक एसिड है, तो लिहाजा इसको क्या नाम दिया? फास्फोरिक एसिड। अच्छा, ये फास्फेट ग्रुप जुड़ने के बाद बाज़ औक़ात इसमें और भी चीजें जुड़ सकती हैं। मसलन इस OH के साथ यहाँ पर एक और कंपाउंड जुड़ सकता है, उसको मुख्तलिफ तरह से लिखते हैं, CH2 CH2 NCH3 होल 3, इस तरह लिखा जाता है। ये भी इजाफी फंक्शन ग्रुप अटैच हो। जब ये भी फास्फेट के साथ ये भी हो तो तब इसको कहते हैं फॉस्फेटाइडल कोलिन। फॉस्फेटाइडल कोलिन, ये इसकी डेरिवेटिव कहलाएगी। डेरिवेटिव क्यों है? मेन मॉलिक्यूल तो कोई और है ना, मेन मॉलिक्यूल क्या है? फास्फोलिपिड है, लेकिन उसके साथ ये इजाफी चीजें लगने से ये क्या बन गया है? उसका डेरिवेटिव बन गया है फॉस्फेटाइडल कोलिन। ये अलग किसी दिन बताऊंगा फॉस्फेटाइडल कोलिन क्या है। अच्छा, अगर ये फार्मूला इस तरह से मुश्किल लगता है तो मैं इसको खोल के बताता हूँ, पहले देख लें। ये देखने में बड़ा मुश्किल सा लगता है ना याद करना है, तो असल बात ये है कि ये इस तरह से है, 2 CH है, एक C 2H, एक और C 2H। यहां तक तो बात क्लियर है ना? NCH3 होल 3 कहा, N एक CH3, एक CH3, एक CH3, ये है असल मॉलिक्यूल। तो इसको अब क्या नाम दिया हमने? फॉस्फेटाइडल कोलिन। अगर ये जुड़ा हुआ ना हो, खालिस ये हो, तो क्या कहेंगे? फास्फोलिपिड। अगर इसमें ये इजाफी फंक्शन ग्रुप अटैच हो गया तो फॉस्फेटाइडल कोलिन। कहना ये चाह रहा हूं कि फास्फोलिपिड्स के बहुत सारे डेरिवेटिव्स हैं, और ये सारे डेरिवेटिव्स किसी न किसी जगह सेल में मौजूद होते हैं, और सेल के लिए बहुत सारे काम करते हैं ये सारे। समझ आ गया? सर, जो फॉस्फोलिपिड का जो मेम्ब्रेन में जो हेड था ना, वो सिर्फ एसाइल ग्लाइसरॉल पे बैठा है। जी हाँ, मैं आई एम सॉरी, थैंक यू वेरी मच, आपने याद दिलाया, मैं भूल गया था। ये जो इस तरह दिखा रहे हैं हमें, यहाँ जो हेड है ये वाला हाइड्रोफिलिक, ये कौन सा है? ग्लाइसरॉल। और जो टांगों की तरह लंबे करके दिखाए गए ये क्या है? फैटी एसिड्स। तो इसका मतलब ये है कि ये फैटी एसिड वाला पोर्शन हाइड्रोफोबिक है, और ये वाला हिस्सा हाइड्रोफिलिक है। तो अल्कोहल वाला हिस्सा हाइड्रोफिलिक है, और फैटी एसिड वाला हिस्सा हाइड्रोफोबिक है। समझ आ गया ये? जी। अब इस अगले को कहते हैं स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स की तरफ जाने से पहले ये लिपिड्स काम क्या करते हैं वो फंक्शन बता दो। अभी तक हमने जितने लिपिड्स को डिस्कस किया है उनके फंक्शंस क्या है। लिपिड्स का सबसे पहला फंक्शन है द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का सबसे रिच सोर्स है, और ये वजह आपको मालूम हो गई कि इसमें हाइड्रोजन की कसरत है, इसलिए ये रिचेस्ट सोर्स है। दूसरा स्ट्रक्चरल रोल, ये तामीर में भी हिस्सा लेते हैं। कौन सी तामीर? सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा है।
तवज्जो से सुन रहे हैं मेरी बात? सेल मेम्ब्रेन का मतलब सिर्फ सेल मेम्ब्रेन नहीं है, उस जैसी जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन हो, न्यूक्लियस की 2 मेम्ब्रेन्स हो, ये जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी मेम्ब्रेन हो, उन सब में ये मौजूद है। तो इसके बगैर तो सेल की स्ट्रक्चर बनना मुमकिन नहीं है। तीसरा, ये लुब्रिकेशन का काम करते हैं, लुब्रिकेंट्स के तौर पर यूज होते हैं। लुब्रिकेंट्स किसको कहते हैं? जो फ्रिक्शन को कम करें, अमूमन मशीनों में इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हमारे जिस्म में भी है लुब्रिकेंट्स? हैं। जहां जहां खासतौर पर जॉइंट्स हैं वहां पर लुब्रिकेंट्स मौजूद हैं, और लुब्रिकेशन की वजह से हरकत आसान हो जाती है, इजी, सॉफ्ट और विदाउट एनी डैमेज। जो मेटल्स हैं उनको ये फैसिलिटेट करते हैं, तो हमारी तो हड्डियां हैं, उनको भी ये फैसिलिटेट करते हैं। इसके अलावा क्या है ये वाटर प्रूफिंग सेल लेवल पर भी हो सकती है, ऑर्गेनिज्म लेवल पर तो मैंने आपको मिसाल बताई कि परिंदों के परों में ये मौजूद होते हैं और शीप में भी मौजूद हैं। पौधों में वाटर प्रूफिंग की जरूरत इसलिए पड़ती है कि लीफ की अपर एपिडर्मिस में क्यूटिकल होगी तो लीफ के अंदर जो पानी था वो एवापोरेट नहीं होगा। अगर ये वहां ना होती तो पूरे लीफ ही क्या, पूरे पौधे के अंदर का पानी एवापोरेट होता। तो वाटर प्रूफिंग के भी ये काम आता है। तो लिपिड्स आर द रिचेस्ट सोर्स, दे प्ले स्ट्रक्चरल रोल, दे आर यूज्ड एज लुब्रिकेंट्स और दे आर यूज्ड फॉर वाटर प्रूफिंग। ठीक हो गया? ये लिपिड्स के बड़े बड़े फंक्शंस हैं। और इसके बाद हम आते हैं स्टेरॉइड्स की तरफ। तो पहले टाइम जरा चेक करें, अगर है तो इसको